नमस्कार, वीडियो की संख्या में देखते हैं भारतीय अर्थव्यवस्था यानी इंडियन इकोनॉमी। यह देखें तो नोट्स जो है यह आस्था आईएएस का नोट्स है जो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है आगामी मेंस एग्ज़ाम जो है उसको देखें तो यह मेंस एग्ज़ाम जो है आपका आईएएस बीपीएससी मेंस एग्ज़ाम में 17वें बीपीएससी मेंस एग्ज़ाम और आपका जो है यूपीपीएससी अपर मेंस एग्जाम 2024 इसके बाद आरएएस मतलब राजस्थान पीसीएस और एमपीपीएससी का जो है अभी देखें तो कल इसका पीटी एग्जाम कराया गया था यानी 16 फरवरी 2025 को। तो उसके मेंस के लिए भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट अंक होगा। साथ ही इसमें पीटी के भी जीएस वर्ड का जो माइंड मैप पीटी के लिए है उसको भी इस अंक में कवर करेंगे इस टॉपिक के अंतर्गत। तो यह वेरी वेरी इंपॉर्टेंट जो है वह है भारतीय अर्थव्यवस्था का टॉपिक इसमें देखेंगे और यह इंक्लूडिंग मेंस एंड पीटी यानी पीटी कम्स मेंस दोनों को लेक्चर को इसमें कवर करेंगे। इसकी विशेष सूची देख लेते हैं। तो विशेष सूची आपकी इसके अंतर्गत है यानी सबसे पहला जो टॉपिक एग्रीकल्चर है इसी को हम देखेंगे यानी यह मेंस और पीटी दोनों के दृष्टिकोण से इसमें आस्था आईएएस जो मेंस के लिए टॉपिक बनेगी और जीएस वर्ड का माइंड मैप जो है भारतीय कृषि इंडियन एग्रीकल्चर उसको भी इसमें कवर करेंगे। इसके बाद दूसरी टॉपिक इसमें देखें तो फूड सिक्योरिटी है, तीसरी इंडस्ट्री है, चौथी इसमें इंफ्रास्ट्रक्चर, पाँचवीं बजट को होगा यानी जो बजट देखें तो अभी 31 जनवरी 2025 को जो है 31 जनवरी 2025 को जो है आर्थिक सर्वेक्षण पेश किया गया यानी पूर्व वर्ष का आर्थिक सर्वेक्षण 2024 के लिए 23-24 के लिए और जो बजट 1 फरवरी 2025 को पेश किया गया वह 25-26 के लिए आगामी एक वर्ष के लिए बजट पेश किया गया। तो उस पर चर्चा करेंगे। इसके बाद कर प्रणाली टैक्सेशन होगा, भारत में आर्थिक नियोजन, इकोनॉमिक प्लानिंग इन इंडिया, इस पर भी चर्चा करेंगे। इसके बाद वैश्वीकरण, ग्लोबलाइजेशन, अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय संगठन, इंटरनेशनल फाइनेंशियल ऑर्गेनाइजेशन, बेरोजगारी और भारत, इंडिया एम्प्लॉयमेंट, भारत निर्भरता, पावर्टी इन इंडिया, ये सारे टॉपिक जो होगी इसमें कवर की जाएगी। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इंडियन इकोनॉमी के अंतर्गत ये विशेष सूची है। यानी इसमें देखें तो एग्रीकल्चर यानी कृषि के अंतर्गत जो लेटेस्ट अपडेट है उसके आधार से इंडियन कृषि जो भारतीय कृषि है उसको हम देखेंगे। इसमें भारतीय कृषि दशा और दिशा यानी दोनों स्थितियों को हम इसमें समझने का प्रयास करेंगे। इससे पहले जो है इसके हिस्ट्री यानी जो इंडियन एग्रीकल्चर है उसकी हिस्ट्री और इसकी जो बैकग्राउंड है पीटी के दृष्टिकोण से और मैं दोनों के दृष्टिकोण से रखते हुए माइंड मैप जीएस वर्ड का वहाँ से देख लेते हैं, फिर इसको जो है कवर करने का प्रयास करते हैं। यानी इसमें देखें तो यह जो है लेक्चर या अंक होगा समीक्षाकारी सहायक समीक्षाकारी यानी आर ओ एग्जाम 2023 के लिए भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट हो गया भारत यानी इसमें कृषि विज्ञान और उसमें हम इंडियन कृषि को देखेंगे यानी पीटी एग्जाम के लिए माइंड मैप आधारित है बेस्ड ऑन माइंड मैप जीएस वर्ड का एक महत्वपूर्ण नोट्स है तो इसको भी इसमें हम इंक्लूडिंग कर लेते हैं। तो चलिए देखते हैं इसमें पहले सबसे पहले इसके बैकग्राउंड को समझ लेते हैं, भारतीय कृषि इंडियन एग्रीकल्चर को समझते हैं। देखिए भारत एक कृषि प्रधान देश है यानी भारत जो है एक कृषि प्रधान देश है। यहाँ 58% यानी 50% से ज़्यादा यानी 58% से अधिक आबादी प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से कृषि पर निर्भर है। यानी ध्यान देना कि भारत एक कृषि प्रधान देश है और यहाँ 58% से अधिक आबादी जो है प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से कृषि पर निर्भर है। स्वतंत्रता के पश्चात 1950-51 में सकल घरेलू उत्पाद में कृषि का योगदान 52% था यानी 50% से ज़्यादा था। जो 2018-19 के आर्थिक सर्वेक्षण यानी इसमें देखें तो जो 2018-19 के आर्थिक सर्वेक्षण के अनुसार कृषि एवं उससे संबंधित क्षेत्र का योगदान 20% हो गया और 2023 में यह 3.5% वृद्धि दर थी इसमें यानी 2023-24 में देखें तो 3.5% की वृद्धि थी कृषि संबंधित। भारत के जीडीपी में कृषि एवं संबंधित क्षेत्रों का प्रतिशत भाग वर्ष 2021-22 में देखें तो 18.8% हो गया एवं वर्ष 2023 में वृद्धि देखें तो यही 3.5% की दर से वृद्धि थी कृषि में। आंकड़ों के अनुसार 2022 में 58% लोग अपनी आजीविका हेतु कृषि पर निर्भर थे यानी 2022 में देखें तो 58% लोग अपनी आजीविका हेतु कृषि पर निर्भर थे, जबकि हमने देखा था कि जो है यहाँ पर 58% से अधिक आबादी प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से क्या है कृषि पर निर्भर है। और यही चीज़ इसमें आंकड़ों को जो 2022 के डाटा लेटेस्ट डाटा को हालांकि आस्था आईएएस का जो मेंस का जो नोट्स है वहाँ से हम इसको अपडेट करेंगे जो आपका लेटेस्ट बजट पेश किया गया आर्थिक सर्वेक्षण किया गया है, लेकिन यहाँ पर यह 2022 के हिसाब से जो आपका डाटा है तो 58% लोग अपनी जीविका के हेतु कृषि पर निर्भर है प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से। तो इसके बाद देखें इसमें आपका कृषि के प्रकार को चलते हैं यानी इसके जो भारतीय कृषि उसके प्रकार कितने हैं यानी टाइप्स ऑफ एग्रीकल्चर इन इंडियन फार्मिंग। तो इसमें कृषि के प्रकार देखें तो पहला निर्वाह कृषि है, दूसरा इसमें देखें तो वाणिज्यिक कृषि है। निर्वाह कृषि देखें तो ये दो प्रकार का है, पहला गहन कृषि है, दूसरा इसमें आदिम निर्वाह कृषि है। यानी निर्वाह कृषि दो प्रकार की हुई, एक गहन कृषि, दूसरा आदिम निर्वाह कृषि। इसके बाद आदिम निर्वाह कृषि पुनः दो प्रकार की होगी, पहला देखें तो स्थानांतरित कृषि होगी, दूसरा चलवासी कृषि या पशुचारण कृषि होगी। पुनः इसमें देखें तो जो स्थानांतरित कृषि है उससे संबंधित जो कृषि देखें तो आपके जो भारतीय राज्य यानी विश्व में जो देश हैं और वह कृषि के प्रकार में क्या स्थानांतरित कृषि देखें वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के दृष्टिकोण से और स्पेशली यूपीपीएससी यानी उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग में यह अक्सर पूछा जाता है। तो इसलिए ध्यान दें कि उत्तर पूर्वी भारत में झूम कृषि है। उत्तर पूर्वी भारत का मतलब जो 7 सिस्टर स्टेट हैं जिसमें देखें मुख्य रूप से आपके जो आते हैं वह अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा, मेघालय, असम इत्यादि जो स्टेट आते हैं, असम इत्यादि, वहाँ पर जो है ये झूम कृषि उत्तर पूर्वी भारत में देखें झूम कृषि है। इसके बाद आंध्र प्रदेश में जो स्थानांतरित कृषि है उसका नाम जो है पोंडू है यानी झूम कृषि पूछेगा स्थानांतरित कृषि के अंतर्गत क्या होता है तो उत्तर पूर्वी भारत में, और पोंडू जो है स्थानांतरित कृषि आंध्र प्रदेश से संबंधित है। दीपा जो स्थानांतरित कृषि छत्तीसगढ़ संबंधित है
और बेवार जो स्थानांतरित कृषि है वो बुंदेलखंड से संबंधित है। और रोका जो स्थानांतरित कृषि है ब्राज़ील, यानी जो देखें दक्षिण अमेरिकी देश ब्राज़ील है, वहाँ पर यह है। ब्राज़ील जो दक्षिण अमेरिकी देश है और दक्षिण अमेरिका का सबसे बड़ा देश भी ब्राज़ील है, क्योंकि ये देखें विश्व का 5वां सबसे बड़ा देश ब्राज़ील है और 6वां ऑस्ट्रेलिया है और 7वां अपना देश भारत है। और 8वां जो है दक्षिण अफ्रीका का अर्जेंटीना देश बड़ा है। अर्जेंटीना और ब्राज़ील जो है दक्षिण अमेरिका के सबसे बड़े देशों में शामिल हैं। और देखें जो है विश्व का सबसे बड़ा देश, जैसा कि कल के अंक में हमने जो ज्योग्राफी में चर्चा किया था, रसिया है, इसके बाद कनाडा है, फिर इसके बाद चाइना, फिर इसके बाद आपका जो है यूएसए है, फिर इसके बाद ब्राज़ील इत्यादि सब आते हैं। और देखें लदांग जो स्थानांतरित कृषि है यह मलेशिया, यानी देखें दक्षिण पूर्व एशिया का जो देश है मलेशिया, वहाँ पर जो स्थानांतरित कृषि की जाती है उसका नाम लदांग है। और इसके बाद कृषि का दूसरा प्रकार जो वाणिज्यिक कृषि यानी कमर्शियल एग्रीकल्चर है, उसको देखें तो ये 3 प्रकार के हैं। पहला जो रोपण कृषि है, दूसरा मिश्रित कृषि है, तीसरा वाणिज्यिक कृषि है। जो 3 प्रकार की कृषि रही है। और इसमें देखते हैं तो यह है, यानी इसमें यह देखा जाए तो आपका यह बनेगा कि भारत में मुख्य रूप से 3 प्रकार की फसलें पाई जाती हैं ऋतुओं के आधार पर, रबी फसल, खरीफ फसल और जायद फसल। ये भी अक्सर एग्जाम पूछता है विकल्प देकर के कि कौन सी रबी, कौन सी खरीफ, कौन जायद है, तो यहाँ पर ये इंपॉर्टेंट होगा रबी की फसल। और टाइम भी पूछता है, तो रबी की फसल कौन से है, अक्टूबर से नवंबर में बोई जाती है, अक्टूबर से नवंबर में बोई जाती है और मार्च अप्रैल में काटी जाती है। यानी इस दौरान देखें तो अभी आज 17 फरवरी 2025 है, तो अभी जो है खेतों में जो है ये रबी की फसल लगी है और मार्च अप्रैल में काटी जाएगी, यानी होली और जो नवमी उसके बाद ये काटी जाती हैं रबी की फसल। और उदाहरण के रूप में जो रबी फसलें उसको देखें तो गेहूँ, जौ, चना, मटर, मसूर, आलू, सरसों इत्यादि जो आती हैं रबी फसल है। इसके बाद खरीफ की फसल देखें, रबी की फसलों में सबसे प्रमुख फसल गेहूँ है। और देखें तो हरित क्रांति के दौरान, जो हरित क्रांति आई थी भारत में जो 66-67 के दौरान, 1966-67 में, तो सबसे ज़्यादा जो अन्न में वृद्धि हुई थी वो गेहूं में हुई थी, यानी उत्पादन में वृद्धि जो हुआ था वो गेहूं में हुआ था। हालांकि यहाँ पर चर्चा आगे हम कर लेंगे उसको। और खरीफ की फसल देखें तो ये जून जुलाई में बोई जाती है। रबी की फसल के बाद जो अगली बुआई होगी वह, यानी इसके बाद जायद होगी, इसके बाद जायद के बाद जो है खरीफ की फसल होती है, तो जून जुलाई में बोई जाती है, अक्टूबर नवंबर में काटी जाती है, यानी इसके काटने के बाद ही रबी की फसल बोई जाती है। तो जून जुलाई में बोई जाती है और अक्टूबर नवंबर में काटी जाती है। इसके एग्जाम्पल के रूप में देखें तो आपका जो है इसमें सबसे महत्वपूर्ण जो फसल खरीफ की फसल में आता है चावल है, यानी राइस है। और जो द्वितीय यानी हरित क्रांति में जो दूसरी फसल है जो सर्वाधिक प्रोडक्शन हुआ था वो चावल बना था। तो इसमें चावल रहा, बाजरा यानी चावल, ज्वार, बाजरा, मक्का, कपास, सोयाबीन, मूंगफली, मूंग, उड़द इत्यादि जो खरीफ की फसलें हैं। इसके बाद जायद की फसलों को देख लेते हैं। तो जायद की फसल देखें तो ये मार्च अप्रैल में बोई जाती है, यानी रबी की फसल कटाई के बाद जो जायद की फसलें बोई जाती हैं और जून जुलाई में काटी जाती है। इसके काटने के बाद ही खरीफ की फसल बोई जाती है। इसके उदाहरण के रूप में देखें तो ककड़ी, खीरा, भिंडी, खरबूज, तरबूज, रबड़, तंबाकू इत्यादि जो है जायद की फसलें हैं। भारत में प्रथम बार कृषि के विकास के लिए 1967-68 में एम एस स्वामीनाथन के द्वारा हरित क्रांति चलाई गई थी। यही हमने ऊपर चर्चा किया था कि भारत में प्रथम बार कृषि के विकास के लिए 1967-68 में एम एस स्वामीनाथन द्वारा हरित क्रांति चलाई गई थी। दूसरी हरित क्रांति 1983-84 में चावल की उत्पादकता को बढ़ाने के लिए चलाई गई थी। अर्थात हरित क्रांति का सर्वाधिक प्रभाव गेहूं और चावल पर पड़ा था। इसको हमने पूर्व में चर्चा कर लिया था। और एम एस स्वामीनाथन जो है भारत में हरित क्रांति के जनक माने जाते हैं। देखें तो इनका निधन जो था आपका सितंबर 2023 में हो गया था और फरवरी 2024 में भारत सरकार ने इनको देश का सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न देने की घोषणा की थी अन्य 4 लोगों के साथ, तो ये शामिल रहे। नोट में देखें तो विश्व में हरित क्रांति का जनक डॉक्टर नॉर्मल अर्नेस्ट बोरलॉग को माना जाता है। भारत में यह श्रेय एम एस स्वामीनाथन जी को जाता है, यानी एम एस स्वामीनाथन जी को है। इसके बाद देखते हैं कुछ अन्य महत्वपूर्ण क्रांतियों को देख लेते हैं। ये भी वेरी इंपॉर्टेंट एग्जाम दृष्टिकोण से कि जो कुछ महत्वपूर्ण क्रांतियां रिवोल्यूशन है कृषि संबंधित, उसमें अक्सर पूछता है। तो देखें श्वेत क्रांति दुग्ध उत्पादन से संबंधित है। 1964-65 में ऑपरेशन फ्लड के द्वारा यह किया गया था। इसमें भारत में वर्गीस कुरियन जी को जो है श्वेत क्रांति का जनक माना जाता है। इसके बाद नीली क्रांति मत्स्य उत्पादन से वृद्धि संबंधित है। पीली क्रांति खाद्य तेलों और तिलहन से संबंधित है। हरित क्रांति खाद्यान्न उत्पादन से संबंधित, विशेषकर गेहूं और धान के उत्पादन से संबंधित है। इसको हमने ऊपर देख लिया था। सुनहरी क्रांति देखें तो बागवानी उत्पादन में वृद्धि, सब्जी व फल उत्पादन से संबंधित है। गोल क्रांति आलू उत्पादन में वृद्धि, उत्तर प्रदेश में प्रथम स्थान है आलू प्रोडक्शन में, उत्तर प्रदेश वाले स्थान पर है। और गोल क्रांति आलू के उत्पादन से संबंधित है। इसके बाद देखें सदाबहार क्रांति आती है। मिट्टी को उन्नत बनाना। सदाबहार क्रांति क्या है? मिट्टी को उन्नत बनाना, किसानों को लोन दिलाना, रेन वाटर हार्वेस्टिंग एवं कृषि शोध को बढ़ाना, पूरी तरह से खाद्यान्न पर निर्भर बनाने का लक्ष्य सदाबहार क्रांति की है। एवरग्रीन रेवोल्यूशन यह है। इसके बाद इंद्रधनुषी क्रांति देखें तो इंद्रधनुष में 7 रंग होते हैं। तो ये इंद्रधनुष यानी रेनबो रेवोल्यूशन देखें तो इसमें हरित, पीली, नीली, लाल, भूरी, धूसर, गुलाबी और अन्य क्रांतियों को साथ लेकर चलने का लक्ष्य रखा गया। इसके परिणाम स्वरूप नई कृषि नीति 2000 लागू की गई थी, सन 2000 में लागू की गई थी। आज से 25 वर्ष पूर्व यह जो है क्रांति लागू की गई थी, इंद्रधनुषी क्रांति। इसके बाद रजत क्रांति देखें, यानी यह जो भारत के एक महान प्रधानमंत्री हुए थे अटल बिहारी वाजपेयी जी, उनके समय लागू की गई थी। नई कृषि नीति 2000 लागू की गई थी। रजत क्रांति देखें तो अंडा और मुर्गियों को उत्पादकता बढ़ाने के लिए रजत क्रांति संबंधित है। दूसरा क्रांति उर्वरक उत्पादन में वृद्धि से दूसरी क्रांति संबंधित है। काली क्रांति देखें तो पेट्रोलियम, ध्यान देना है कि काली क्रांति जो पेट्रोलियम, खनिज तेल, कोयला व एथेनॉल उत्पादन में वृद्धि के लिए, यानी देख सकते हैं केवल एक ही संबंधित नहीं, पेट्रोलियम से नहीं बल्कि खनिज पदार्थ, खनिज तेल भी, कोयला, एथेनॉल के उत्पादन से वृद्धि, यानी कोई भी एक इसमें देकर पूछ सकता है। इसके बाद गुलाबी क्रांति देखें तो यह है प्याज व झींगा, मछली के उत्पादन में वृद्धि, गुलाबी क्रांति संबंधित है।
आगे इसमें देखते हैं तो महत्वपूर्ण क्रांतियों को हालांकि वहाँ पर हमने देख लिया, तो कुछ इंपॉर्टेंट रिवोल्यूशन देखें एग्रीकल्चर संबंधित, तो श्वेत क्रांति दुग्ध उत्पादन संबंधित है, सुनहरी क्रांति बागवानी से, इंद्रधनुषी क्रांति देखें तो इसमें 7 क्रांतियां शामिल है, हरित है, पीली है, नीली है, लाल है, भूरी है, धूसर और गुलाबी है। काली क्रांति देखें तो पेट्रोलियम खनिज पदार्थ के उत्पादन संबंधित है, रजत क्रांति अंडा एवं मुर्गियों के उत्पादन संबंधित है, और सर्वाधिक कर्ज लेने वाले किसान परिवार देखें राज्यवार यहाँ जो विवरण दिया गया है, तो इसमें जैसे कि देखें भारत में जो है किसान आत्महत्या के जो ज़्यादा मामले आते हैं देखने में, तो उसमें कर्ज एक प्रमुख कारण बनता है। और देखें किसान जो है, भारत एक कृषि प्रधान देश है, जैसे कि हमने शुरू में ऊपर चर्चा किया था, भारत जो अपना देश है वो कृषि प्रधान देश है, और यहाँ जो है देखें तो 58% से अधिक जो है आबादी प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से कृषि पर डिपेंड है। और जो स्वयं अन्नदाता है, अन्नदाता जो अन्न उपजाता है, कृषक जो है एक तरह से जो भारत का भरण पोषण करता है या भारत को अन्न देता है, अन्नदाता, वह कर्ज में डूबा रह जाता है। यानी देखें इसमें जो आपकी हमने देखा था महत्वपूर्ण रूप से कि जो है आर्थिकी में कि जो कृषि है, इकोनॉमी है, उसके 3 क्षेत्र हैं। इसमें पहला प्राथमिक क्षेत्र आता है यानी प्राइमरी जोन है जिसमें कृषि संबंधित है, द्वितीय में इंडस्ट्री, तृतीय में सेवा है। तो कृषि जो क्षेत्र है वो देखें तो बैकबोन है इंडियन इकोनॉमी की, यानी देखें इसे रोजगार के रूप में भी देखें और प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से आबादी के रूप में देखें इस पर डिपेंडेंट है। फिर भी जो यह भारतीय कृषि है वह इसका जो खेवनहार है या किसान है वह कर्ज में होने के कारण आत्महत्या कर लेता है, और यह भारत देश के यानी भारत राष्ट्र के वासियों के लिए एक बहुत बड़ी मतलब चैलेंज या चुनौती कर सकते हैं कि यह है कि अपने ही जो अन्नदाता है उसकी सुरक्षा नहीं कर पा रहा है भारत, और ऐसा नहीं होना चाहिए। तो उसमें देखें सर्वाधिक कर्ज लेने वाले किसान परिवार में देखें तो पहले स्थान पर केरला है, दूसरे स्थान पर आंध्र प्रदेश, इसके बाद पंजाब है और तमिलनाडु इत्यादि जो है वो कर्ज लेने वाले किसानों में शामिल हैं। अब इसमें देखते हैं आईएएस आस्था का जो नोट्स है उसमें देखें तो ये जो आपका दिया हुआ है मेंस और पीटी इंक्लूडिंग जो डाटा दिया गया है भारतीय कृषि पर संबंधित इंडियन एग्रीकल्चर को, उसको देखते हैं। हमने देखा जो बेस्ड ऑन माइंड मैप जीएस वर्ड का था उसके आधार पर पीटी को कवर किया था। तो आगे देखते हैं भारतीय कृषि की दशा, इसको अपडेटेड रूप में लेकर चलते हैं। इसमें देखें तो 2023-24 में देश में प्रमुख कृषिगत उपजों की उत्पादन के तीसरे अग्रिम अनुमान कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय द्वारा 4 जून 2024 को जारी किए गए, यानी ये काफ़ी लेटेस्ट डाटा इसमें दिया गया है। इससे पूर्व दूसरे अग्रिम अनुमान 29 फरवरी 2024 को ऐसे समय में जारी किए गए थे जब केवल खरीफ और रबी उत्पादन के आंकड़े ही उपलब्ध थे। अब जायद के उत्पादन आंकड़े उपलब्ध हो जाने पर तीसरे अग्रिम अनुमान वृद्धि मंत्रालय ने 4 जून 2024 को जारी किए, यानी जायद की फसल, रबी और जो है खरीफ की फसल के बारे में हमने देख लिया था कि फसलें कब हैं, बुआई कौन सी होती है और कब इन फसलों के अंतर्गत वर्गीकरण कर लिया था। तो इसके बाद देखें कुल खाद्यान्न उत्पादन को लेकर चलते हैं इसके डाटा के रूप में। इसमें देखें तो यह है कि तीसरे अग्रिम अनुमानों में 2023-24 में देश में कुल खाद्यान्न उत्पादन 3288.52 लाख मीट्रिक टन अनुमानित है, यानी कितना अनुमानित है 3288.52 लाख मीट्रिक टन अनुमानित है कुल खाद्यान्न, जो वर्ष 2022-23 के खाद्यान्न उत्पादन से थोड़ा कम है, यानी इससे पूर्व एक वर्ष पूर्व के उत्पादन से थोड़ा सा कम है। जबकि पिछले 5 वर्षों 2018-19 से 2022-23 के देखें तो 377.52 लाख मीट्रिक टन औसत खाद्यान्न उत्पादन से 211.00 लाख मीट्रिक टन अधिक है, यानी इतना अधिक है इससे, जबकि यह औसत उत्पादन है पिछले 5 वर्षों का। इसके बाद देखें कुल चावल उत्पादन को देख लेते हैं। कुल चावल उत्पादन 1367.00 लाख मीट्रिक टन अनुमानित है, जो वर्ष 2022-23 के 1357.55 लाख मीट्रिक टन की तुलना में 9.45 लाख मीट्रिक टन की वृद्धि दर्शाता है। 2023-24 में गेहूं का उत्पादन देखें तो आपका 1129.25 लाख मीट्रिक टन अनुमानित है, जो पिछले वर्ष के गेहूं उत्पादन की तुलना में 23.71 लाख मीट्रिक टन अधिक है, यानी इसमें चावल और गेहूं दोनों को उत्पादन दिया है। तो कुल चावल उत्पादन देखें तो 1367 लाख मीट्रिक टन अनुमानित है, और जबकि 2022-23 में यह 1357.55 लाख मीट्रिक टन की तुलना में चावल में वृद्धि दर्शाई गई। कितनी वृद्धि है? 9.45 लाख मीट्रिक टन की वृद्धि है। गेहूं का उत्पादन देखें तो यह 1129.25 लाख मीट्रिक टन अनुमानित है, और इसमें भी जो है वृद्धि है 23.71 लाख मीट्रिक टन की वृद्धि दर्शाई गई है। गेहूं और चावल दोनों में वृद्धि हुई, जबकि कुल खाद्यान्न उत्पादन में कमी दर्शाई गई है। इसके बाद कुल श्री अन्न उत्पादन को देख लेते हैं, यानी मोटे अनाजों को जो श्री अन्न नाम दिया गया है। तो यहाँ देखें श्री अन्न का उत्पादन वर्ष 2022-23 के उत्पादन से 0.87 लाख मीट्रिक टन की थोड़ी सी वृद्धि दर्शाते हुए 174.08 लाख मीट्रिक टन अनुमानित है। इसके अलावा पोषक मोटे अनाजों का उत्पादन 547.34 लाख मीट्रिक टन होने का अनुमान, जो विगत 5 वर्षों में प्राप्त किए गए औसत उत्पादन में 46.24 लाख मीट्रिक टन अधिक है। इसके बाद कुल दाल उत्पादन को देख सकते हैं। तो कुल दाल देखें तो दालों में तूर का उत्पादन 2023-24 में 33.85 लाख मीट्रिक टन होने का अनुमान है, जो कि पिछले वर्ष 2022-23 के 33.12 लाख मीट्रिक टन उत्पादन से 0.73 लाख मीट्रिक टन अधिक है। मसूर का उत्पादन 2023-24 में 17.54 लाख मीट्रिक टन अनुमानित था, जो कि पूर्व वर्ष 2022-23 में प्राप्त हुई 15.59 लाख मीट्रिक टन उत्पादन से 1.95 लाख मीट्रिक टन अधिक है। कुल दाल उत्पादन यह देखा गया। कुल तिलहन का उत्पादन देखें तो कृषि मंत्रालय के आकलन में 2023-24 में कुल तिलहन उत्पादन 395.93 लाख मीट्रिक टन अनुमानित है। तिलहनों में सोयाबीन
तिलहनों में देखें तो सोयाबीन जो है आपका उत्पादन आपका इतना है, रेपसीड इत्यादि सब दिया गया। तो इसमें जो डाटा दिया गया यहाँ पर देख लेते हैं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। 2023-24 के प्रमुख कृषिगत उत्पादन को देखें तो चावल यानी कुल खाद्यान्न उत्पादन हमने देखा था इसको, कुल खाद्यान्न उत्पादन 3,288.52 लाख मीट्रिक टन रहा 23-24 में। इसमें चावल देखें तो आपका इतना मीट्रिक टन, गेहूं इतने मीट्रिक टन और मक्का इतने मीट्रिक टन और श्री अन्न इतना मीट्रिक टन है। कुल दाल उत्पादन देखें तो आपका इतना मीट्रिक टन इसमें रहा है। दालों में देखें तो तूर आपका इतना मीट्रिक टन, चना इसमें शामिल है। इसके बाद कुल तिलहन उत्पादन देखें, तिलहन के अंतर्गत सोयाबीन और रेपसीड और सरसों है, तो इसका मुख्य डाटा दिया गया इतने मीट्रिक टन कुल। इसके बाद अन्य में देखें, अन्य में आपका गन्ना जो है ये देखें तो 4,425.22 लाख मीट्रिक टन इसका उत्पादन रहा। कपास का ये देख सकते हैं, जूट का ये उत्पादन रहा। भारत में कृषि का महत्व, इंपॉर्टेंस ऑफ एग्रीकल्चर यहाँ देख सकते हैं इसको, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है कि भारत में कृषि का महत्व क्या है, इसको समझते हैं। राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था में कृषि के महत्व का मूल्यांकन निम्नलिखित बिंदुओं के आधार पर किया जा सकता है। यानी राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था में जो है कृषि के महत्व को निम्नलिखित जो मूल्यांकन इसके आधार पर हम कर सकते हैं। पहला देखें तो राष्ट्रीय आय में कृषि का अंश भारत के सकल घरेलू उत्पाद में कृषि के योगदान काफ़ी अधिक है, किंतु यह धीरे धीरे कम होता जा रहा है। 1950-51 में यह 55.40 जो यानी 1951 में यानी जब भारत की आज़ादी के बाद, यानी जब भारत में संविधान लागू किया गया। लेकिन तो भारत की आज़ादी 15 अगस्त 1947 को अपना देश आज़ाद हुआ था, और जो भारत में संविधान लागू किया गया था, यानी भारत जो रिपब्लिक कंट्री बना था, यानी गणराज्य देश बना था, तो भारत में संविधान 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया था। तब 1950 और 51 में, यानी 1950 में जो है फर्स्ट पंचवर्षीय योजना लागू की गई थी, और उसके बाद 1952 में NDC नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल बनाई गई थी। ये सारी चीज़ें उस दौरान घटित हुई थी। तो यह जो है लेक्चर में कवर किया गया इकोनॉमी को, वहाँ से आप देख सकते हैं, इसको ज़्यादा डिटेल नहीं करें। तो देखो 1950-51 में यह 55.40 इसका योगदान था कृषि का। 2013-14 में औसत आधार पर घटकर 13.9% रह गया। भारत में कृषि क्षेत्र की जीडीपी का 0.3% भाग कृषि शोध पर व्यय किया जाता है, जबकि अमेरिका में 4% है। केंद्रीय सांख्यिकी कार्यालय द्वारा राष्ट्रीय आय लेखांकन की संशोधित विधि आधार वर्ष 2004-5 के स्थान पर 2011-12 किए जाने से स्थिर कीमतों 2011-12 पर सकल मूल्यवर्धन में वर्ष 2015-16 कृषि एवं सहायक क्रियाएं क्षेत्र का हिस्सा 17.7% है। 2022-23 के लिए घटकर 15% रह गया है। यानी ध्यान देना है कि इससे पहले जो यह था केंद्रीय सांख्यिकी कार्यालय जो इसका राष्ट्रीय आय का लेखांकन करता है, पहले इसका जो आधार वर्ष 2004-5 था, इसको जो चेंज करके अभी भी बना दिया गया। वर्तमान में ये 2011-12 के आधार पर ही इसका आधार वर्ष पर इस राष्ट्रीय आय इत्यादि जो है इन सबों को डाटा जारी किया जाता है। तो इसमें देखें कि 2011-12 के आधार पर जो सकल राष्ट्रीय मूल्यवर्धन में कृषि का योगदान, कृषि एवं सहायक क्रियाएं यानी कृषि और सहायक क्रियाओं का योगदान 15-16 में 17.7% था, और यह 2023-24 में यह घटकर पुनः 15% हो गया, यानी इसमें कमी दर्शाई गई है। इसके बाद देखें राष्ट्रीय आय लेखांकन की संशोधित विधि के अनुसार 2022-23 में स्थिर कीमतों पर कृषि एवं सहायक क्रियाएं क्षेत्र के जीवीए की विकास दर 3.5% तथा प्रचलित कीमतों पर 12.5% रही। थोड़ी जानकारी और एक्स्ट्रा इसमें ऐड कर लेते हैं, यानी यह माइंड मैप है। इसके अंतर्गत जो है इकोनॉमी के बारे में जीएस वर्ड के नोट्स में इस पर हम चर्चा कर चुके हैं। तो यहाँ देखें अर्थव्यवस्था के क्षेत्र, तो इसमें प्राथमिक क्षेत्र जो प्राइमरी सेक्टर है, इसके बाद यह सेकेंडरी सेक्टर है यानी द्वितीय क्षेत्र, और टर्सरी सेक्टर है तृतीय क्षेत्र है। तो प्राथमिक क्षेत्र में हमने देख रहा था, इस पर चर्चा हम कर रहे थे प्राथमिक क्षेत्र पर। तो कृषि एवं कृषि संबंध गतिविधियों के अंतर्गत कौन कौन से आते हैं, तो यह देखा सकते हैं यहाँ पर देख सकते हैं। तो कृषि एवं कृषि संबंध गतिविधियों में कृषि है, वानिकी है, मत्स्य, खनन है यानी ऊर्ध्वाधर खनन है, और उत्खनन क्षैतिज है। और औद्योगिक क्षेत्र के अंतर्गत देखें तो आप ये 3 पार्ट इसके हैं। 3 पार्ट में देखें तो इसमें कंस्ट्रक्शन है, मैन्युफैक्चरिंग है, इलेक्ट्रिसिटी, गैस एंड वाटर है। और जो तृतीय क्षेत्र है इसका देखें तो आपका यह है, इसमें परिवहन एवं संचार है, बैंकिंग है, बीमा है, भंडारण है, व्यापार एवं सामुदायिक सेवाएं जो है, ये तृतीय क्षेत्र यानी सेवा क्षेत्र के अंतर्गत है। इसके पूर्व के अंक में हमने चर्चा किया था कि जो आपका मिश्रित अर्थव्यवस्था यानी भारतीय अर्थव्यवस्था देखें तो मिश्रित अर्थव्यवस्था के अंतर्गत आती है। यहाँ पर आपका जो है कृषि के साथ साथ उद्योग और जो सेवाएं हैं वो दोनों शामिल हैं। तो मिश्रित अर्थव्यवस्था की विशेषताएं आप देख सकते हैं, हालांकि पूर्व के अंक में इसमें चर्चा कर चुके हैं, और साथ ही में उदारवादी अर्थव्यवस्था, समाजवादी अर्थव्यवस्था को भी इसमें दिखाया गया है। इसके अलावा यहाँ देखें भारत जो आपका है वह विकासशील अर्थव्यवस्था के अंतर्गत है। तो अल्प विकसित या विकासशील अर्थव्यवस्था और विकसित अर्थव्यवस्था में क्या अंतर है यहाँ पर दिखाया गया, इसको भी आप समझ सकते हैं। हालांकि पूरे लेक्चर में चर्चा की है। इसमें देखें प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत जो ये क्षेत्र शामिल है, इस पर हमने देख लिया कि ये सारे संबंध कृषि और संबंधित क्षेत्रों के अंतर्गत। तृतीय क्षेत्र के अंतर्गत यह है, इस पर हमने चर्चा की है। इसमें देखते हैं तो आपका यह है कि जबकि वर्ष 2023-24 तृतीय अंतरिम अनुमान में प्राथमिक क्षेत्र को हमने देखा कि जीवीए की विकास दर 2.1% स्थिर कीमतों पर थी। साथ ही कृषि, वानिकी एवं मत्स्य के जीवीए की विकास दर 1.4% थी। आगे इसमें देखते हैं तो यह है आपका दूसरा पॉइंट, इसमें जो आपका यह बन रहा है कि देखें कृषि में पूंजी निर्माण, कुल सकल पूंजी निर्माण के अनुपात के रूप में सकल कृषि पूंजी निर्माण 2011-12 मूल्य कीमतों पर 2011-12 में 86% गिरकर 2013-14 में 7.4% हो गई। 19-20 में यह हिस्सा घटकर 6.3% रह गया, जबकि वित्त वर्ष 2022-23 में कृषि क्षेत्र का सकल पूंजी निर्माण 19.04 की दर रेखा से बढ़ा, और जीवीए के प्रतिशत के रूप में सकल पूंजी निर्माण 2021-22 में 17.7% से बढ़कर 2022-23 में 19.9% जो कृषि में निवेश की वृद्धि का संकेत देता है।
इसके बाद देखें तो यह रोजगार की दृष्टि से कृषि का महत्व देश की कुल श्रम शक्ति का लगभग 45.5% भाग कृषि उनसे संबंध उद्योग धंधे में अपनी आजीविका कमाता है। जबकि हमने देखा था कि शुरुआती दौर में वो 58% से अधिक जो था वह इसमें लगे हुए थे। वर्तमान में 45.5 भाग कृषि उनसे संबंध उद्योग धंधे में अपनी आजीविका तो कमाता है। और निजी क्षेत्र का यह सबसे बड़ा अकेला व्यवसाय जो देश का लगभग 55% कृषि क्षेत्र वर्षा पर निर्भर है। औद्योगिक विकास के लिए कृषि का महत्व भारत के प्रमुख उद्योगों को कच्चा माल कृषि से ही प्राप्त होता है। सूती और पटसन वस्त्र उद्योग, चीनी व वनस्पति तथा बागान उद्योग आदि प्रत्यक्ष रूप से कृषि पर निर्भर है। हथकरघा, बुनाई, तेल निकालना, चावल कूटना आदि बहुत से लघु और कुटीर उद्योगों को भी कृषि से कच्चा माल प्राप्त होता है। अतः देश के औद्योगिक विकास के लिए भी कृषि महत्वपूर्ण है। इसके बाद इसमें देख सकते हैं अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के क्षेत्र में कृषि का महत्व 31 मार्च 2024 को समाप्त वित्त वर्ष में भारत के कृषि निर्यात में 8.2% की गिरावट आई है। इसका कारण अनाज और चीनी से लेकर प्याज तक कई वस्तुओं पर निर्यात पर प्रतिबंध है। इसके बाद इसमें देखें तो वाणिज्य विभाग के आंकड़ों के अनुसार 2023-24 में कृषि निर्यात का कुल मूल्य $48.82 बिलियन था, जो 2022-23 के रिकॉर्ड $53.15 बिलियन और से पिछले वर्ष के $50.24 बिलियन से कम रहा। यानी यह इंपॉर्टेंस आप इंडियन एग्रीकल्चर के बारे में देखें तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। यह चौथा पॉइंट, पांचवा पॉइंट, हालांकि ऊपर वाले डाटा थे वो भी इंपॉर्टेंट थे। इसके बाद भारतीय कृषि के योगदान को समझ लेते हैं। भारतीय कृषि में सबसे महत्वपूर्ण क्षेत्रों में से एक है। भारतीय कृषि में सबसे महत्वपूर्ण क्षेत्रों में से एक है जो देश की अर्थव्यवस्था, आजीविका और खाद्य सुरक्षा महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। भारत में कृषि के प्रमुख योगदान इस प्रकार से हैं। इसके पहला देखें तो जीडीपी में योगदान। जीडीपी में योगदान किस प्रकार से इसको समझते हैं तो आर्थिक महत्व के रूप में देखें, भारत के सकल घरेलू उत्पाद जीडीपी में कृषि का योगदान लगभग 18.4% है। जबकि सेवा और औद्योगिक क्षेत्र के उदय के कारण पिछले दशकों में समग्र अर्थव्यवस्था में इसकी हिस्सेदारी कम हो गई है। भारतीय कृषि भारतीय अर्थव्यवस्था का एक आधारभूत स्तंभ बनी हुई है। यानी जो कृषि है वह भारतीय अर्थव्यवस्था का एक आधारभूत स्तंभ बनी हुई है। आर्थिक महत्व के रूप में इसका योगदान रहा। ग्रामीण अर्थव्यवस्था के रूप में देखें तो कृषि ग्रामीण अर्थव्यवस्था का केंद्र है, जहां भारत की लगभग 70% आबादी रहती है। यानी 2011 की जनगणना के हिसाब से देखें तो 68.8% जो आबादी आज भी जो है वह रूरल यानी ग्रामीण एरिया या गांव में निवास करती है। जबकि 31.2% जो आबादी है वो अर्बन या शहर में निवास करती है। तो लगभग 80% आबादी जो 70% आबादी आज भी देखें तो वह गांव में निर्भर करती है। और कृषि ग्रामीण अर्थव्यवस्था केंद्र जहां भारत की लगभग 70% आबादी रहती है। खाद्य प्रसंस्करण, कपड़ा और कृषि व्यवसाय जैसे कई ग्रामीण उद्योग सीधे कृषि उत्पादन से जुड़े हुए हैं। इसके बाद रोजगार सृजन में देखते हैं तो रोजगार प्रदाता के रूप में कृषि देखें तो कृषि भारत की लगभग 58% कार्यशील आबादी को रोजगार देती है, जो देश में आजीविका का सबसे बड़ा स्रोत बनाती है। यह ग्रामीण क्षेत्रों में विशेष रूप से महत्वपूर्ण है, जहां रोजगार के अन्य रूप सीमित हैं। कृषि में महिलाएं देखें तो कृषि श्रम शक्ति का एक महत्वपूर्ण हिस्सा महिलाओं का है, जो विभिन्न कृषि गतिविधियों जैसे कि रोपण, निराई, कटाई और कटाई के बाद काम में योगदान देती है। हालांकि उन्हें अक्सर मजदूरी, भूमि स्वामित्व और संसाधनों तक पहुंच में लैंगिक असमानता का सामना करना पड़ता है। तो कृषि में जो है देखें तो केंद्र सरकार और राज्य सरकार जो है देखें, भारत में जो है 28 राज्य, 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं और ये 28 राज्यों मुख्यमंत्री और केंद्र शासित प्रदेशों में 3 मुख्यमंत्री हैं, जिसमें राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली और जम्मू कश्मीर नवीन विधानसभा केंद्र शासित रूप में बनाई गई जम्मू कश्मीर, उसके पौंडीचेरी में। तो कुल 31 राज्यों में जो है मुख्यमंत्री की व्यवस्था है। तो राज्य सरकारें भी और केंद्र सरकारें भी जो है महिलाओं को कृषि में जो है अनेक योजनाएं के माध्यम से लाभान्वित कर रही हैं। तो उसको जो है नेक्स्ट पार्ट में जो है कवर किया जाएगा। यहाँ पर जो दिया गया उसी के हिसाब से इसको चलते हैं। इसके बाद खाद्य सुरक्षा देख लेते हैं, यानी फूड सिक्योरिटी के रूप में जो है योगदान किस प्रकार से। तो खाद्य उत्पादन में आत्मनिर्भरता देखें तो 1960 के दशक में हरित क्रांति के बाद से भारत खाद्यान्न उत्पादन में काफ़ी हद तक आत्मनिर्भर हो गया है। देश अब चावल, गेहूं और दालों जैसे प्रमुख खाद्यान्नों की सबसे बड़े उत्पादकों में से एक है, जो राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा में योगदान देता है और खाद्य आयात पर निर्भरता कम करता है। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा भारत में 2013 से लागू किया गया था। इस पर चर्चा नेक्स्ट पार्ट में कर लिया जाएगा। इसके बाद देखें इसमें जो आपका सार्वजनिक वितरण प्रणाली यानी पीडीएस, सार्वजनिक वितरण प्रणाली यानी पीडीएस है। तो इसमें देखें भारतीय कृषि सार्वजनिक वितरण प्रणाली पीडीएस जैसे सरकार के खाद्य सुरक्षा कार्यक्रमों का समर्थन करती है, जो देश भर में लाखों कम आय वाले किसानों को सब्सिडी वाले अनाज प्रदान करती हैं। जैसा कि देखें तो उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक जो आपके वो सीमांत किसान हैं, यानी जिनके जो देखें वो 1 हेक्टेयर से कम, जिसके पास जोत का आकार है या जिनके पास खेत 1 हेक्टेयर से कम है, उत्तर प्रदेश में देखें तो सर्वाधिक आबादी यही है, इसी जोत के 1 हेक्टेयर से कम वाली आबादी है। और भारत में भी यही स्थिति, अपने देश भारत में भी सबसे ज़्यादा जो है सीमांत किसान है। तो ये सीमांत किसानों के लिए देखें तो आपका जो पीडीएस है यानी सार्वजनिक वितरण प्रणाली के माध्यम से सरकार जो खाद्य सुरक्षा कार्यक्रम के अंतर्गत समर्थन करती है और देश के लाखों कम आय वाले परिवारों को सब्सिडी वाले अनाज प्रदान करती है। इसके बाद कच्चे माल के स्रोत के रूप में कृषि को देखें तो कृषि आधारित उद्योगों को देख सकते हैं। इसमें कृषि विभिन्न उद्योगों, विशेष रूप से खाद्य प्रसंस्करण, कपड़ा और चीनी उद्योगों के लिए कच्चे माल की आपूर्ति करती है, जिसमें देखें तो कपास, जूट, गन्ना और तिलहन उन उद्योगों के लिए आवश्यक है जो भारत की अर्थव्यवस्था महत्वपूर्ण योगदान देते हैं। इसके बाद निर्यातोन्मुख उत्पाद के रूप में देखें तो यह आपका कपास, चाय, कॉफी और मसाले जैसी नकदी फसलें न केवल घरेलू खपत के लिए महत्वपूर्ण है, बल्कि भारत में कृषि निर्यात का एक बड़ा हिस्सा भी है। इसके बाद अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में कृषि के योगदान देखें तो कृषि निर्यात में देखें तो भारत चावल, बासमती और गैर बासमती दोनों मसाले, चाय, कॉफी, कपास और फलों सहित कई कृषि उत्पादों का एक प्रमुख निर्यातक है। कृषि निर्यात विदेशी मुद्रा आय में काफ़ी योगदान देता है। भारत देखें तो चावल
निर्यात में पहले स्थान पर आ चुका है। इससे पहले जो थाईलैंड था वो पहले स्थान पर था चावल निर्यात में। भारत देखें तो चावल और गेहूँ प्रोडक्शन में जो है चाइना के बाद दूसरे स्थान पर भारत बना हुआ है। और हालांकि वो डाटा जो होगा वो अलग से उस पर जो चर्चा की जाएगी। तो आर्थिक सर्वेक्षण भारत सरकार ने पेश किया है और जो बजट पेश किया उसमें सारी जानकारी दी गई, वहाँ से इसको अपडेट कर लिया जाएगा। हालांकि इसमें देखना चाहें कि जो आर्थिक सर्वेक्षण जो पेश किया गया 31 जनवरी 2025 को, उसमें देखें कृषि और खाद्य प्रबंधन क्षेत्र का भविष्य के अंतर्गत ये सारी जानकारी उसमें दी गई। उसको देखना चाहें तो आप यहाँ देख सकते हैं कि यह इसमें जानकारी जो है यह महत्वपूर्ण रूप से इसमें दी गई है। सारी जानकारी जो है आर्थिक सर्वेक्षण में पेश किया, कृषि क्षेत्र का नियमित प्रदर्शन को यहाँ देखा जा सकता है। ये आर्थिक सर्वेक्षण जो पेश किया गया उसमें सारी जानकारी दी गई है। भारत की पोषक कृषि एक उभरता हुआ उद्योग है। इसके बाद ये सब डाटा इसमें दिए गए हैं आर्थिक सर्वेक्षण में। और यह आंकड़ा है चयनित फसलों के संबंध में अंतर्राष्ट्रीय तुलना को भी इसमें दर्शाया गया है। इसको भी देखा जा सकता है इसमें ग्रामीण अर्थव्यवस्था में बदलाव, बागवानी का उदय, यह भी उसके अंतर्गत टॉपिक है, इसमें देख सकते हैं। इसके बाद प्रमुख खरीफ फसलों को उत्पादन यहाँ देखना चाहें तो देख सकते हैं राइस का प्रोडक्शन देख सकते हैं। यह जो आपका है 2023-24 का प्रोडक्शन आर्थिक सर्वेक्षण दिखाया गया जो नीले कलर से, और जो पीले कलर से देखें 2024-25 के लिए प्रोडक्शन दिखाया गया है। तो यहाँ देखा जा सकता है लाख टन में राइस का प्रोडक्शन रहा। और यह इसके बाद बाजरा, रागी इत्यादि को भी इसमें दिखाया गया है। और उसके बाद गेहूं को भी इसमें देख सकते हैं रबी की फसल के लिए दिखाया गया है। सब जानकारी आर्थिक सर्वेक्षण में दी गई है। इसको आप देखना चाहें तो ये सारी चीज़ें उपलब्ध हैं। यानी सकल सिंचाई क्षेत्र में वृद्धि को भी इसमें दर्शाया गया है। सारी जानकारी सिंचाई के स्रोत इत्यादि भी इसमें आंकड़े प्रस्तुत किए गए हैं। इसके बाद अधिक व कम वर्षा वाले उन प्रभागों को इसमें दिखाया गया है। यानी कृषि संबंधित जो आर्थिक सर्वेक्षण दिया गया उसको हम देखने का प्रयास करें। इसमें देखें सिंचाई के अंदर सबसे कम झारखंड और सबसे अधिक पंजाब क्षेत्र वाले राज्यों को इसमें दिखाया गया है। और ये सारी जानकारी आर्थिक सर्वेक्षण में कृषि संबंधी दी गई है, इसको देखा जा सकता है। इसके अलावा देख सकते हैं कृषि संधारणीयता का समग्र सूचकांक राज्यवार इसमें भारत देश का यह नक्शा दिखाया गया है। इसमें आप देख सकते हैं। इसके बाद ये सारी जानकारी इसमें दी गई। इसके बाद देखें दुग्ध, मांस, अंडे और मछली के उत्पादन में वृद्धि को यहाँ दर्शाया गया है। यह भी इसमें डाटा रूप में दिया गया है। इस पर हम चर्चा नहीं करेंगे, काफ़ी ज़्यादा लंबा वीडियो लेक्चर हो जाएगा। तो ये सारी जानकारी इसमें देखा जा सकता है। इसके बाद ये भी देख सकते हैं जिसको हमने चर्चा किया था, खाद्य प्रसंस्करण उद्योग अर्थव्यवस्था के लिए महत्वपूर्ण क्यों है, इस सारी जानकारी इसमें दी गई। इसके बाद ये सारी जानकारी इसमें है। इसके बाद देश में खाद्यान्न भंडारण और संरचना को समर्थन देने के उपाय क्या है इसमें किए गए। इसके बाद निष्कर्ष वेरी इंपॉर्टेंट यह है। तो निष्कर्ष को देख सकते हैं। यह जो है आर्थिक सर्वेक्षण में सारे निष्कर्ष दिए गए हैं। आगे इसमें देखें तो अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में योगदान को हम देख रहे थे। तो कृषि निर्यात को हमने देख लिया। इसके बाद वैश्विक स्थिति को समझते हैं। तो वैश्विक स्थिति में देखें तो आपका यह है कि वैश्विक स्थिति जो है भारत दुनिया की कई कृषि वस्तुओं के सबसे बड़े उत्पादक और निर्यातकों में से एक है। उदाहरण के लिए भारत देखें तो दूध आपका यानी मिल्क है, दूध, दालों, मसालों का सबसे बड़ा उत्पादक, और वैश्विक स्तर पर चावल, गेहूँ और गन्ने का दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक है। यानी दूध का, दाल का और मसालों का सबसे बड़ा उत्पादक है। और इसके अलावा चावल, गेहूँ और गन्ने का दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक भारत है। ग्रामीण विकास में और गरीबी में कमी कृषि के माध्यम से किस प्रकार से इसको देखें तो ग्रामीण आजीविका, इसके अंतर्गत देखें कृषि रोजगार और आजीविका के अवसर प्रदान करके ग्रामीण विकास में एक केंद्रीय भूमिका निभाती है कृषि। यह आय बढ़ाकर और खाद्य सुरक्षा में सुधार करके ग्रामीण गरीबी को कम करने में मदद करती है। इसके बाद पिछड़े और आगे के संबंध इसमें क्या है तो कृषि पिछड़े संबंधों यानी बीज, उर्वरक और मशीनरी जैसे इनपुट प्रदान करना, और आगे के संबंधों भंडारण, परिवहन और प्रसंस्करण जैसे कटाई की बाद की गतिविधियों के माध्यम से ग्रामीण गैर कृषि रोजगार का समर्थन करती है। इसके बाद सामाजिक और सांस्कृतिक महत्व कृषि का क्या है तो सांस्कृतिक महत्व है। तो कृषि भारत के सामाजिक और सांस्कृतिक ताने बाने में गहराई से समाहित है। पोंगल, बैसाखी और मकर संक्रांति जैसे त्यौहार कृषि चक्रों से निकटता से जुड़े हुए हैं जो फसल के मौसम को चिन्हित करते हैं। यानी ध्यान दें कि पोंगल है और बैसाखी है, और जो आपका है मकर संक्रांति, यह कृषि त्योहारों के चक्रों से संबंधित है। इसमें देखें तो पोंगल जो है बिहू या पोंगल असम से संबंधित है, और बैसाखी जो ये पंजाब हरियाणा संबंधित है, और मकर संक्रांति देखें तो ये उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान, यानी ये देखें तो मकर संक्रांति भारत के अन्य हिस्सों में मनाई जाती है, कृषि संबंधित गतिविधियों से संबंधित है। इसके बाद देखें पारंपरिक कृषि पद्धतियों का पोषण के रूप में देखें तो भारत के कई हिस्सों में पारंपरिक कृषि पद्धतियां आधुनिक कृषि विधियों के साथ अस्तित्व में है। ये प्रथाएं अक्सर स्थिरता, जैविकता और जैविक कृषि पर ध्यान केंद्रित करती हैं, स्थानीय ज्ञान और संस्कृति को संरक्षित करती हैं। इसके बाद पर्यावरण और पारिस्थितिक भूमिका किस प्रकार कृषि का है तो देखें यह है कि भारत में कृषि जैव विविधता की एक विशाल श्रृंखला का समर्थन करती है। मिश्रित खेती और कृषि वानिकी जैसी विभिन्न पारंपरिक कृषि प्रणालियां मृदा संरक्षण, जल प्रबंधन और जैव विविधता के संरक्षण में योगदान करती हैं। इसके बाद जैविक खेती के रूप में देखें तो जैविक और टिकाऊ खेती के तरीकों की ओर लोगों का रुझान बढ़ा है। खासतौर पर सिक्किम जैसे राज्यों में जैविक खेती से रासायनिक खादों और कीटनाशकों का इस्तेमाल कम होता है, जिससे पर्यावरण स्थिरता को बढ़ावा मिलता है। इसके बाद सरकारी राजस्व में देखें तो कृषि निर्यात से राजस्व में वृद्धि किस प्रकार से कृषि निर्यात सरकार की विदेशी मुद्रा आय में महत्वपूर्ण योगदान देता है। यह राजस्व समग्र अर्थव्यवस्था का समर्थन करता है और व्यापार घाटे को संबोधित करने में मदद करता है, व्यापार घाटा को कम करता है। कर और लेवी योगदान देखें, जबकि भारत में कृषि आय को आमतौर पर आयकर से छूट दी जाती है। अप्रत्यक्ष कराधान के विभिन्न रूप जैसे प्रसंस्कृत कृषि उत्पादों पर लेवी और बाजार शुल्क सरकारी राजस्व में योगदान करते हैं। इसके बाद नवाचार और तकनीकी रूप में देखें तो नई तकनीकों को अपनाना, कृषि में सिंचाई, जैव प्रौद्योगिकी जैसे बीटी कपास जैसे आनुवंशिक रूप से संशोधित फसलें और सटीक खेती जैसे क्षेत्रों में तकनीकी विकास को बढ़ावा दिया है। ये नवाचार न केवल कृषि उत्पादकता में सुधार करते हैं बल्कि कृषि तकनीकी स्टार्टअप जैसे संबद्ध क्षेत्रों के विकास को भी बढ़ावा देते हैं। इसके बाद R&D निवेश के रूप में देखें, रिसर्च एंड डेवलपमेंट के रूप में देखें तो कृषि अनुसंधान और विकास में सरकारी और निजी क्षेत्र के निवेश ने बीज प्रौद्योगिकी, कीट नियंत्रण और देखें तो यह आपका है सिंचाई
कुशल सिंचाई तकनीकों में नवाचार को बढ़ावा दिया, जिससे कृषि उत्पादकता में वृद्धि। उसके बाद ग्रामीण शहरी संबंध के रूप में देखें तो शहरी क्षेत्रों में खाद्य आपूर्ति, कृषि खाद्य आपूर्ति श्रृंखलाओं की रीढ़ है जो तेजी से बढ़ती शहरी आबादी को अनाज, फल, सब्जियों और पशुधन उत्पादों का निरंतर प्रवाह सुनिश्चित करती है। कृषि व्यवसाय के अवसर के रूप में देखें तो प्रसंस्कृत और पैक्ड खाद्य पदार्थों की बढ़ती मांग ने शहरी और अर्ध शहरी क्षेत्रों में कृषि व्यवसायों के विकास को बढ़ावा दिया, जिसमें रोजगार के अवसर पैदा हुए और आर्थिक विकास में योगदान दिया। इसके बाद निष्कर्ष देख लेते हैं क्या इसमें है। तो कृषि न केवल एक आर्थिक गतिविधि है बल्कि भारत की सामाजिक और सांस्कृतिक पहचान का एक महत्वपूर्ण घटक भी है। यह लाखों लोगों की आजीविका का समर्थन करती है, खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करता है, उद्योगों को कच्चा माल उपलब्ध कराता है, निर्यात में योगदान देता और ग्रामीण विकास तथा गरीबी उन्मूलन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। औद्योगिक और सेवा क्षेत्र की वृद्धि के कारण पिछले कुछ वर्षों में सकल घरेलू उत्पाद में इस क्षेत्र की हिस्सेदारी में गिरावट के बावजूद कृषि भारत की अर्थव्यवस्था और ग्रामीण जीवन की रीढ़ बनी हुई है। इसके बाद कृषि के निर्धारक तत्व को देख सकते हैं। सब है कृषि के निर्धारक तत्व के अंतर्गत देखें तो सारी जानकारी दी गई है। इसको आप देख सकते हैं। पहला जीडीपी का अंशदान, कंट्रीब्यूशन ऑफ जीवी के रूप में या प्रतिशत के रूप में हमने देखा था। ये सारी जानकारी इसमें है। तो देख सकते हैं भारत के सकल घरेलू उत्पाद का लगभग 1/4 भाग प्राथमिक क्षेत्र पर निर्भर है, जिसमें कृषि एक महत्वपूर्ण घटक है। नियोजन की अवधि के दौरान कृषि क्षेत्र का जीडीपी में योगदान विभिन्न वर्षों में लगभग 18 से 20% के बीच रहा। बेशक समय के साथ साथ इसमें गिरावट आती रही। वर्ष 1950-51 में यह 59% था, वर्ष 2011-12 में यह 21.4% रह गया, 2018-19 में 16.10%। वर्तमान वर्ष 2023-24 में जीडीपी में क्षेत्र का योगदान, कृषि क्षेत्र का योगदान देखें तो 18.4% रहा, लेकिन कुल जनसंख्या का लगभग 58.3% लोग कृषि क्षेत्र में कार्यरत हैं। इसके बाद देखें कृषि घटते हुए प्रतिशत योगदान का अर्थ यह नहीं कि कृषि उत्पादन में कमी आई, इसका तात्पर्य गैर कृषि उत्पादन का सापेक्ष रूप से अधिक विकास हुआ है। इसके बाद मजदूरी वस्तुओं की आपूर्ति, सप्लाई ऑफ रिच गुड्स। इसके बाद इसको देख सकते हैं रोजगार यानी एम्प्लॉयमेंट के रूप में, औद्योगिक कच्चा माल को, इंडस्ट्रियल रॉ मटेरियल को, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में योगदान, कंट्रीब्यूशन इंटरनेशनल ट्रेड के रूप में, घरेलू योगदान के रूप में, कंट्रीब्यूशन डोमेस्टिक ट्रेड में, यातायात उद्योग का आर्थिक विकास, इकोनॉमिक फोरम और ट्रांसपोर्ट इंडस्ट्री में भी, राष्ट्र का धन, वेल्थ ऑफ नेशन के रूप में भी कृषि को देख सकते हैं। इसके बाद यहाँ पर जो देखें तो यह खाद्यान्न के तहत बोया गया। अच्छा तो देख सकते हैं भारतीय कृषि की विशेषताएं, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। इसको देखें तो भारतीय कृषि की विशेषताओं के अंतर्गत वेरी वेरी इंपॉर्टेंट जो पूछा जाता है, छिपी हुई बेरोजगारी एंड डिस्कस्ड अनएम्प्लॉयमेंट को देखें तो छिपी हुई बेरोजगारी कृषि में पाई जाती है। किस प्रकार से है छिपी हुई, यानी छिपी हुई बेरोजगारी की ऐसी स्थिति कहते हैं जिसमें बेरोजगारी गुप्त होती है। भारतीय कृषि में यह बहुत बड़े पैमाने पाई जाती है। संयुक्त परिवार प्रणाली के कारण भूमि के एक निश्चित टुकड़े पर काम करने वाले व्यक्तियों की संख्या उनकी वास्तविक आवश्यकता से अधिक होती है। अतः बाहरी तौर पर सभी लोग कार्यरत दिखते हैं, किंतु वास्तविकता यह है कि उसमें से कुछ बेरोजगार होते हैं, क्योंकि यदि उनमें से कुछ को वहाँ से निकाल दिया जाए तो भी कुल उत्पादन में कोई कमी नहीं आएगी। इसके बाद वर्षा पर निर्भरता देखें, डिपेंडेंस ऑफ रेनफॉल। भारतीय कृषि वर्षा बहुत अधिक हद तक निर्भर है। इसके अनुरूप फसल उत्पादन बहुत ही अनिश्चित होती है। अच्छी वर्षा करते अच्छी फसल था, कम वर्षा करते कम फसल। लगभग 35% कृषि योग्य भूमि सिंचित है। निर्वाह कृषि देखें, सब्सटेंस फार्मिंग देखें, भारत में खेती बहुत मात्रा में निर्वाह खेती होती है। किसान का प्राथमिक उद्देश्य अपने परिवार के जीवन निर्वाह के लिए उत्पादन करना होता है, न कि लाभ कमाने के लिए। दूसरे शब्दों में भारत में खेती की प्रवृत्ति अधिक व्यावसायिक नहीं है। कुल जनसंख्या का 67% लोग इस पर निर्भर हैं। परंपरागत आते हैं, ट्रेडिशनल इनपुट को भी इसमें देखा जा सकता है, यानी लघु जोत को भी देख सकते हैं। इसमें जोत के रूप में भारतीय कृषि की एक अन्य विशेषता जोतों के आकार का होना है। भूमि का वह टुकड़ा जिस पर खेती करना जोत कराता है। इसके परिणामस्वरूप किसान का निर्वाह खेती की समस्या और भी अधिक गंभीर बन जाती है। अधिकांश क्षेत्रों में चकबंदी नहीं है। इसमें देख सकते हैं भू स्वामी काश्तकार संघर्ष, लैंड लॉर्ड टेनेंट कॉन्फ्लिक्ट विच मेथड। इसके बाद पिछड़ी तकनीकें, बैकवर्ड टेक्नोलॉजी भी भारतीय कृषि की समस्याएं इसमें है। तो ये नेक्स्ट लेक्चर में जो भारतीय कृषि की समस्याएं हैं उस पर चर्चा करेंगे। तो इसके अंतर्गत देखें तो आपका है सिंचाई, अस्थायी सिंचाई साधनों का अभाव है, वित्त की कमी है, और इसके बाद आपका है जो ये देखें परंपरागत दृष्टिकोण है, छोटी एवं बिखरी भूमिधारता है, शोषक कृषक संबंध इत्यादि। इसके बाद व्यवस्थित विपणन प्रणाली का अभाव भी यह जो आपका है भारतीय कृषि की समस्याओं के अंतर्गत आता है। इसके बाद भूमि सुधार यानी लैंड रिफॉर्म इत्यादि होगा। नेक्स्ट पार्ट में इसको कवर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस।